बोलिचकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। विनीत, इनफैक्ट निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स भी नीचे है, रिलायंस तो एक वेट डाल ही रहा है। ये जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, चाइना में फ्रेश लॉकडाउन्स, आपको लगता है कमोडिटीज नीचे आएंगी? ये क्रूड की रैली वगैरह, क्रूड तो इतना नीचे आ नहीं रहा है, बाकी कमोडिटीज ग्लोबली नीचे आ रही हैं। सो आई थिंक बारिंग फॉर क्रूड सारी कमोडिटीज एक बार नीचे आ सकती है। उसके दो पहलू है, वो जो मैं थोड़ा सा आपको डाइग्रेस करके बताऊंगा कि यूरोप हैज स्टार्टेड ऑन मेजर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म टू मूव अवे फ्रॉम द रशियन ऑयल, और आगे जाके गैस से वो लोग मूव करेंगे। तो उनकी प्रीमाइस बेस्ड है कि हम कंजम्पशन कम करेंगे, एंड दे हैव एच्ड आउट अ 10 पॉइंट प्रोग्राम टू रिड्यूस कंजम्पशन। पर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह से होता हुआ नहीं दिखता है, नाइदर कैन इट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। और दूसरी चीज है, ये जो सेल्फ शूटिंग इन द फुट है जो यूरोप ने किया है, उसका इम्पैक्ट यूएस पे भी आने वाला है, क्योंकि जब आप आपकी एंटायर एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी सिस्टम्स आप सोर्सिंग चेंज करने को देख रहे हो, तो प्राइसिंग तो बहुत जोर से बढ़ने वाली है। एंड व्हाट विल हैपन इज दैट यूएस में इसकी वजह से गैस प्राइसेस एज वेल एज नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, जिससे यूएस में भी इन्फ्लेशन आने की संभावना ऑलरेडी है। वहां पे कंजम्पशन भी कॉन्स्ट्रिक्ट होने का चांस है। तो दो चीज हो रही है, आपकी ग्रोथ पुल ऑफ हो रही है क्योंकि कंजम्पशन स्पेंड कम हो रही है ग्लोबली, और दूसरी चीज है कि आपका सप्लाई इंड्यूस इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ चाइना लॉकडाउन एंड एनर्जी इन्फ्लेशन। तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो भी आपका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो इससे क्या होने वाला है, आपकी कंजम्पशन गिरेगी, आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आने वाला है, और उसकी वजह से इंडिया में एफपीआई का सेलिंग जारी रहेगा मेरे हिसाब से। सो फॉर मी, इफ आई वर टू लुक एट इंडिया एंड यू वर टू लुक एट इन्वेस्टिंग, मैं ये मई मंथ जाने दूंगा, वैल्यूएशंस थोड़ी सी सटीक हो जाए, थोड़ी सी प्ले ऑफ करे, तो उसके बाद में हम कंसिडरिंग द इन ऑनसेट ऑफ द मॉनसून सीजन हम इन्वेस्टमेंट में संदेश करेंगे तभी। ये जो रुपये का जो शार्प फॉल आया है ऑलमोस्ट 78, क्या ये 80 की तरफ जा रहा है? और ये क्या कुछ रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज थ्रो अप कर रहा है? जिस हिसाब से आज निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी फार्मा शार्पली रिकवर हुए हैं, आपको उनमें थोड़ा और टेलविंड नजर आता है इन दो स्पेसेस में? एनी स्टॉक्स व्हिच यू लाइक? सो आई थिंक आई विल लुक एट टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा इज अ गुड प्ले कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एलटीआई की टीम जो रिजाइन हुई है, दे गोइंग टू बी जॉइनिंग देयर, सो दे गोइंग टू गेट beefed up their services business, and 5G की इंस्टॉलेशन भी आगे चलने चालू होगी। तो उसकी वजह से ग्लोबल यू नो मतलब इट्स अ नॉन डिस्क्रीश, मतलब हाउ टू पुट इट, इट इज अ थोड़ा सा रिसेशन प्रूफ है ये सेक्टर। तो 5G रोल आउट जो है, जो इंडिया में भी होने वाला है और ग्लोबली भी जो हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें लगता है टेक महिंद्रा प्रेजेंट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन द आईटी स्पेस टू इन्वेस्ट। Alright, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विनीत, प्लेजर टू हैव यू ऑन ईटी नाउ स्वदेश। जिस तरह से यहाँ पर अब इन्फ्लेशन एक बड़ा रीज़न रहा हमने इस क्वार्टर में, अर्निंग्स हालांकि जो आप बहुत ही मिली जुली अर्निंग्स आप देखेंगे, लगभग अगर आप निफ्टी कंपनीज की बात करें, मोर देन 50% आपको अबव कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखने को मिली हैं, लेकिन मिक्स नंबर्स भी आए हैं। ऐसे में अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप किस तरह से अर्निंग्स पर प्रेशर पड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इन्फ्लेशन तो एक बड़ा कंसर्न था ही, अब हाई रिस्क रेट्स भी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, इन सबको डेंट करेंगे। करेक्ट। सो यहाँ पे ना देयर आर 3 फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन. वन इज द इकोनॉमी स्लोडाउन induced because of sharp increase in prices. Second है आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड थर्ड इज इन्फ्लेशन रिस्क. जहां तक इंटरेस्ट रेट रिस्क की सवाल है, ग्लोबली ना इंडिया इज अ मच बेटर पोजीशन, और उसमें हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स है उसमें फाइनेंशियल डीलेवरेजिंग काफी हो चुका है ऑलरेडी, यू नो, बिफोर इवन द ऑनस्लॉट ऑफ दिस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट स्टॉक्स गोइंग अप. तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स को खुद की रिसर्च करके देखने को बोलूंगा कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में स्टॉक्स ढूंढने इन्वेस्ट करने के लिए,
आपको वहां पे उस स्पेस में काफी अट्रैक्टिव बाइज मिल सकते हैं इन द मार्केट। विनीत, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स कंसर्न्स अभी या कंफ्यूजन्स लोगों के मन में यही है कि इस सिचुएशन में जहां हर सेक्टर हर पॉकेट में कमजोरी नजर आ रही है, एंट्री कहां पर ली जाए। ऑफ कोर्स जहां कमजोरी है वहां पर एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो कौन से स्पेसेस हो जहां पर टच किया जाए। अभी अभी आपने मानसून की बात की, अनदर मंथ इनफैक्ट कई रीजन्स हैं इंडिया के जहां पर मानसून की शुरुआत भी होती हुई दिख चुकी है। तो एग्री स्पेस या मानसून रिलेटेड फर्टिलाइजर कोई पर्टिकुलरली स्पेस जहां पर नजरिया आप बनाकर चल रहे हो और एडवाइस करेंगे कि वहां पर धीरे धीरे एक बार बुक बिल्ड करने की या पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश की जा सकती है? डेफिनेटली 4-5 सेक्टर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं इज रूरल फेसिंग इकोनॉमी स्टॉक्स, सेकंड इज क्लीन एनर्जी पावर स्टॉक्स, थर्ड इज लॉजिस्टिक स्पेस जहां पे रिसेशनरी प्रूफ बिजनेस है, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है, कंपलसरी हो गया, डिजिटल स्पेंड इज पिकिंग अप, सो इन्फ्लेशन योर द लॉजिस्टिक स्टॉक्स लुक वेरी गुड। यहाँ पे हमें डिलीवरी का आईपीओ जा रहा है, वो बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस लगता है, इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए इसमें। एंड वी लाइक द एग्री फेसिंग स्टॉक्स, तो हमें आईटीसी बहुत अच्छा लगता है ये वैल्यूएशंस पे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे हैव गॉट अ गुड बेंड टुवर्ड्स द एग्री सेक्टर। ऑलराइट, बिल्कुल। विनीत, एग्रीकल्चर स्पेस आपने जिस तरह से बात कही, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट थीम्स इस साल के लिए क्या हो सकती हैं? क्या फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अगर देखी जाए, बाजार ऐसा सोच सकता है कि मे बी उन कंपनीज पर ज़्यादा फोकस किया जाए? ये तो खैर बेसिक फंडामेंटल है दैट लेस डेट या फिर नेट डेट फ्री कंपनीज होनी चाहिए, कम डेट जिन पर हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे तो जाहिर तौर पर उनके लिए उन कंपनीज के लिए कंसर्न होगा जिन पर बड़ा डेट है। तो क्या पोर्टफोलियो पर एक रीजिक स्ट्रैटेजी भी इस साल बनानी चाहिए? So as I told you, we are advising our clients to invest in stocks which are getting into the new age economies, so which are into the energy sector. So यहाँ पे हमें अडानी ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। We like अडानी ट्रांसमिशन because ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आने वाले to quell the ATC losses. Agri focused स्टॉक्स जैसे वी लाइक मैरिको विच इज इन द निफ्टी नेक्स्ट 50, नेट डेट बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। वी लाइक आईटीसी एज आई टोल्ड यू विच इज अ गुड डिविडेंड प्ले and facing all the bullish stocks of the economy. So you have got paper which is a sustainable energy packaging business, आपका hotels में boom तो है ही, and it is also into agri commodities and trading, और उसमें IT का भी काफी exposure है as a business. So these are some of the sectors जहां पे अगर आप आपका पोर्टफोलियो इंक्लाइन करे with a large allocation, तो you can easily ride out this storm. विनीत, चलिए एक बार के लिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। आपने कई बार हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट रेजीम्स भी देखी होंगी लास्ट 20-22 साल में। ऐसे वक्त भी हैं जब इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ बाजार नीचे आता है, बट ऐसे भी टाइम है 2003 से 2006 के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा लेकिन बाजार 2-3x हो गया था। तो ये देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि बाजार प्रेशर में ही आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। बाजार शायद जानना चाहता है कि अंडरलाइंग ग्रोथ कैसी है और अर्निंग्स क्वालिटी। आप अंडरलाइंग ग्रोथ और अर्निंग्स क्वालिटी को कैसे देखते हैं, और क्या आपको बाजार के फंडामेंटल्स इतना क्वेश्चन में दिख रहे हैं कि मल्टीपल्स कंप्रेस होंगे या यहीं रहेंगे 8-9 महीने करेक्शन के बाद, या यहां से इंप्रूव होंगे? So, इसमें दो पहलू है। जैसे आपने पहले बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते तो बाजार भी चलता है और कभी कभार क्रैश भी होता है। तो इस पहलू को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि ग्लोबली जो consumption economies है, which is namely the West and the US, they have been late in the curve in recognizing the fact that हमें inflation को tame करना चाहिए. Okay, they have been pushing the can down the road, assuming that the market will take care of itself. जब वक्त आएगा तभी देखेंगे। हालांकि आज जब उन्होंने interest rates जो बढ़ाए हैं, they are not in sync with the inflation that is going to persist.
ओके सो यहाँ पे जो डिविएट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिक्वायरमेंट, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है मार्केट में, एंड मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी. सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सी अ फॉल इन दिस डायरेक्शन इन ग्लोबल मार्केट्स. रहा के इंडिया की बात है, इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी. इंडिया की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत पॉजिटिव है, एंड जिस तरह से इंडिया इज बिकम अ सेकेंड होम फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दो चीजें हो रही है. नेचुरल बेंट है टू कीप अवे फ्रॉम चाइना, और दूसरी चीज अभी जो वहां पे लॉकडाउन दिख रहे हैं, तो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस आर रियलाइजिंग दैट वी नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव. तो इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स लेगेसी लॉज, इट्स स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी वजह से काफी यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, एंड वी विल सी दैट अपना ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बहुत जोर से बढ़ने वाला है. थर्ड चीज क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्रूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज विच आर fertilizer and agri chemicals. And third thing is that Ukraine and Russia were the bread basket of the world. Matlab, Ukraine was supplying, Ukraine along with Belarus and Russia control the entire fertilizer economy of the world. So आपको fertilizer की shortages हो रही है. दूसरी चीज, Ukraine was a bread basket to the entire African continent, है ना. They used to feed almost 80 million people. हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया में हमने 80 करोड़ पीपल को 2-2.5 साल से गवर्नमेंट ने इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है ड्यू टू पैंडेमिक, विदाउट इवन मूविंग द नीडल ऑन द फिस्कल डेफिसिट. सो जहां तक अपनी इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है, बुलिश है और तगड़े होते जा रहे हैं. एंड ये जो इंटरेस्ट रेट राइज आ रहा है, इट इज मोर एज अ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट टू द ग्लोबल इकोनॉमी. और यहाँ से जैसे इंडिया ने व्हीट सप्लाई किए इन द रिसेंट पास्ट, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ऑफ फूड शॉर्टेजेस, एंड इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, और जो स्टेप्स ले रहे हैं टू बैकस्टॉप एनी काइंड ऑफ deviations happening that can derail the economy, वो सारे इंटैक्ट है. तो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है. वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे ऑन अ 2 ईयर परस्पेक्टिव, निफ्टी की वैल्यूएशन 15.5 टाइम है. ओके, अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा हेयरकट आएगा और 16.5 टाइम भी हो जाती है, तो वी आर एट एवरेज वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट. एंड व्हेन यू गो अ लिटिल स्टेप डाउन इनटू द डिटेलिंग, आप थोड़े से सेक्टर्स में जाते हो, आप निफ्टी से हट के अलग अलग सेक्टर्स में देखते हो. जैसे आपको मैंने बोला कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप अगर स्टॉक्स ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है विच आर गोइंग टू benefit from this supply disruptions that have been created globally. So on a long term perspective, Indian market could never have been better, but in a short term perspective, because of an impending global recession, काफी हद तक FII सेलिंग इंडिया में जारी रहेंगी, और उसमें मार्केट करेक्ट भी कर सकती है. 16,000 का निफ्टी लेवल टूटे तो 15,500 भी देख सकते हैं हम. तो ये जो 16,000 और 15,500 का बैंड है, इस बैंड के बीच में अगर आप 2 साल के व्यू से निवेश करेंगे इन डेट फ्री सेक्टर्स, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज है, जो ईवी स्पेस में है, जो पावर सब्स्टिट्यूट में है, या ग्रीन पावर में है, या ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो एंसिलरीज है जो ग्लोबल ईवी ड्राइव को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप 5G सेक्टर को ट्रैक करेंगे, तो ये सारी स्पेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो you will have a bulletproof portfolio which will outbeat all global markets. बिल्कुल विनीत, यू आर राइट व्हेन यू से कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कई हैं, और ऐसे में एक और टेंजेंट भी यहाँ पर है हमारे लिए. शुरुआत है काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ों की इंडिया, एंड मेनी ऑफ आवर कंपनीज रियली वांट टू गो डिजिटल. हम क्लाउड पर भी फोकस कर रहे हैं, और इसके लिए दिस इज अनदर शिफ्ट विच वी आर फोकसिंग इनटू. निफ्टी नेक्स्ट के बारे में आपने बात की, लेकिन इन द वेक ऑफ ऑल ऑफ दीज, क्या आपको लगता है मिड कैप IT या मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़े कोई स्पेसेस हैं जहाँ पर नजर रखनी चाहिए, वहाँ पर ग्रोथ कितनी देख रहे हैं आप? So if you look at the SaaS economy stocks which are in the IT enabled space, वहां पे हमें एक particular stock जो बहुत अच्छी लगती है is RateGain. तो RateGain has clearly established a dominance in the travel vertical, travel and tourism vertical.
और यहाँ पे इनकी पॉजिटिव कैश फ्लोज अभी चालू हो गई है. तो वी बिलीव दैट दैट इज वन स्टॉक विच आई थिंक इट इज द चीपेस्ट SaaS स्टॉक अवेलेबल इन द यूनिवर्स which one should be looking to invest in. ऑलराइट, बिल्कुल. ऐसे में एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे विनीत, आप क्या व्यू बनाना चाहिए एक इन्वेस्टर के को न्यू एज टेक स्टॉक्स पे जो ऑलरेडी अपनी वैल्यूएशन से अपने पीक से हाफ से भी ज़्यादा है, कुछ कई जगह पर तो 60% तक का इरोड है. हम देख रहे हैं नैस्डैक में जो फैंग स्टॉक्स थे वहाँ पर सेल ऑफ आई, यानी इंटरनेट स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी, IT स्टॉक्स, क्या उनका किसी तरह का कोरिलेशन आप यहाँ के स्टॉक्स पर देखते हैं? So, देखिए, FANG stocks had become too big to fail in the sense that आपके 5-6 स्टॉक है जिसमें close to $7-8 trillion invested रहे, और जब उनमें सेलिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल जब भी फेसबुक में सेलिंग आई या अदर OTT प्लेटफॉर्म में सेलिंग आई, तो जो लिक्विडेशन होता है ना या लॉस ऑफ वेल्थ जो होता है वो सब्सटैंशियल होता है, बिकॉज इट इज on a 7 trillion, even if you wipe out 5%, that is a lot of money, isn't it? $350 billion का हिट लेते हैं, which is a global thing. तो उसके हिसाब से naturally यहाँ पे भी सेलिंग आएगा. And when you are investing in the new age companies, हमें दो चीज ध्यान में देखनी चाहिए कि रियलिस्टिक बेसिस पे EBITDA आउटलुक क्या है. Is there a visibility of EBITDA? If you have visibility of EBITDA, then you should consider the next thing is the valuations. अगर आपका EBITDA नहीं बन रहा है, आपको EBITDA का आउटलुक नहीं है, तो वैसे स्टॉक्स में आप निवेश ना करें. बट जो स्टॉक्स में EBITDA बनते हुए दिखता है, फॉर एग्जाम्पल नाइका इज अ क्लियर स्टैंड आउट के इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड कंपनी. If you take the example of Delivery, which is going to come out with its IPO, there is a clear example that we are moving towards cash profits. So आउटलायर ग्रोथ है सेक्टर में, जब भी ग्रोथ नहीं कर रहा है सेक्टर, एंड उसके साथ इस्टेब्लिश प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है. तो दीज आर सम ऑफ द टू बिजनेसेस वेयर आई थिंक along with RateGain in the new age economy stocks which investors should study further to invest in. मच विनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक अपना नजरिया हमें बताने के लिए.